हरिः ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित विश्वकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये बताएंगे कि जीवन में दो बार भाग्योदय कब होता है और पार्श्वगामिनी दृष्टि का क्या फल होता है, इसका पार्श्वगामिनी दृष्टि से क्या संबंध है, इत्यादि बातों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नवग्रह जो भी भाग्योदय बनता है और जो भी भाग्य बनता है आपकी कुंडली में, यानी नौ कुंडली का जो नवम भाव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुंडली का जो नवम भाव बनता है ये वाला, वह उस भाव में जो राशि लिखी होती है उस राशि का जो स्वामी होता है वो नवमेश कहलाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, इसलिए उस भाव के स्वामी को भाग्येश भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि दो बार भाग्योदय कब होता है, कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो भाग्येश का जो समय होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा 24वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। उसके बाद में मंगल 28वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। मंगल यदि भाग्येश हो तो 28वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। बुध यदि भाग्येश हो तो 22वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। शुक्र यदि भाग्येश हो तो 25वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। शनि अगर भाग्येश हो यानी 10 या 11 नंबर की गिनती नवम भाव में लिखी हो तो शनि भाग्येश हुआ। शनि भाग्येश होता है तो 36वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। राहु यदि भाग्येश हो तो 42वें वर्ष में भाग्योदय कराता है और यदि केतु भाग्येश हो तो 48वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। इन सब की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में भी इस बात को समझने की ज़रूरत है। दोनों का आपस में गहरा संबंध है, इसलिए दोबारा बताइए इस बात को। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। भाग्येश अपने समय में भाग्योदय तो कराता ही है, लेकिन यदि गुरु शनि की राशि में यानी भाग्येश जिस ग्रह की राशि में हो उस राशि में बैठकर यदि वह बलवान अवस्था में हो तो उस ग्रह का जो वर्ष होता है उस वर्ष में भी भाग्योदय होता है। उदाहरण कुंडली से समझें, इस मेष लग्न की कुंडली में उदाहरण कुंडली में 9वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, 9वें भाव में बृहस्पति की राशि धनु राशि लिखी हुई है। 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। अब नियमानुसार बृहस्पति 16वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। हाँ, तो मान लीजिए ये भाग्येश यानी भाग्येश गुरु यदि शनि की राशि में है, भाग्य क्या है गुरु, ये अगर शनि की राशि में यानी यहाँ पर कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है और 11 नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों में से किसी भी एक भाव में यानी इस कुंडली के अनुसार 10वें या 11वें भाव में से किसी भी एक भाव में यदि भाग्येश यानी गुरु बैठ जाए और बलवान होकर बैठे तो उस व्यक्ति का भाग्योदय गुरु के प्रभाव से 16वें वर्ष में तो होगा ही, साथ में 36वें वर्ष में भी भाग्योदय होगा, क्योंकि शनि 36वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं और बृहस्पति जो कि भाग्येश है वह 16वें वर्ष में भाग्योदय कराता है।
अगला नियम क्या है? अगला नियम यह है, अगला उदाहरण से, जैसे शनि भाग्य हो, जैसे मान लीजिए ये वृषभ लग्न की कुंडली मान लो इसको, तो ये 2 नंबर से शुरू होगी, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 9 भाव में 10 नंबर की गिनती आएगी। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। तो इस प्रकार से भाग्य शनि हुआ। अब नियम कह रहा है कि शनि भाग्येश होकर, शनि भाग्येश हो गया। यहाँ पे 10 नंबर की मकर राशि में, मकर राशि है इसलिए अगर इसको वृषभ लग्न की कुंडली मानते हैं तो अब शनि भाग्येश होकर बृहस्पति की राशि, अब बृहस्पति की राशि कौन सी है? धनु और मीन राशि है। तो शनि भाग्येश हो गया वृषभ लग्न की कुंडली में। अब यहाँ पे 9 और 12 नंबर की गिनती कहाँ पर आएगी? वृषभ लग्न की कुंडली में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अष्टम भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी होगी और 10, 11, 12 और एकादश भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी होगी। तो नियम कह रहा है कि शनि भाग्येश होकर बृहस्पति की राशि, शनि मान लो यहाँ 9 और 12 नंबर की गिनती यहाँ पर लिखी है, यानी बृहस्पति की राशि है। धनु और मीन राशि में अगर भाग्य से शनि बैठ जाए तो भी भाग्योदय जो है 36वें वर्ष में तो होगा ही, साथ में 16वें वर्ष में भी होगा। दोनों ही कंडीशन में 16वें वर्ष में और 36वें वर्ष में भाग्योदय होगा। यानी भाग्य का तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ में भाग्य से कोई और ग्रह हो, वो जिस भाव में बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। भाग्य, हाँ ऐसे तो यानी गुरु का प्रभाव तो पड़ेगा ही और शनि का भी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से 36वें वर्ष में और 16वें वर्ष में इस प्रकार से जीवन काल में 2 बार भाग्योदय होगा। उपलब्धियां हासिल करेंगे, उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगला नियम कहता है, 6ठे और 8वें भाव में बैठे ग्रह, 6ठे और 8वें भाव में बैठे ग्रह अपने भाव को तो कमजोर करते ही हैं, साथ में अपने प्रभाव को तो कमजोर करते ही हैं। 6ठे 8वें भाव में बैठे ग्रह अपने प्रभाव को तो कमजोर करते ही हैं, साथ ही साथ 6ठे और 8वें भाव में बैठे ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव के प्रभाव में भी कमी आ जाती है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है नियम, 6ठे और 8वें भाव में बैठे ग्रह अपने प्रभाव को तो कमजोर करते हैं। मतलब 6ठे और 8वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो अपने प्रभाव को तो कमजोर करेगा ही, साथ में उस भाव का स्वामी वह ग्रह 6ठे 8वें साथ ही साथ 8 भाव में बैठे ग्रह जिस भाव के स्वामी हैं, यानी इस कुंडली के अनुसार गुरु किस भाव का स्वामी है? 9वें भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। तो 9वें और 12वें भाव से संबंधित शुभ परिणामों में भी कमियां लाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर 6 नंबर की गिनती लिखी है, तो बुध को तो कमजोर करेंगे इसे, और
बैठे ग्रह जिस भाव के स्वामी है, यहाँ पर जैसे शुक्र ग्रह बैठा है तो शुक्र किस भाव का स्वामी है, शुक्र की राशि कौन सी है, 7वीं और दूसरी, तो यानी सप्तम भाव के प्रभाव को और द्वितीय भाव के प्रभाव को इसमें भी वो कमी लाएंगे। ये होता है एक नियम पांचवा, ये तीसरा नियम है। अब ये ऐसे ही संबंध अगर भाग्य भाव से पड़ जाए तो अब जैसे मैंने यहाँ पर द्वितीय और सप्तम भाव का बताया, वही संबंध अगर भाग्य भाव से पड़े, जैसे मान लो यहाँ पर गुरु जो है, गुरु मान लो अष्टम में बैठा, ये भाग्य भाव का स्वामी है। अब तो अष्टम भाव के प्रभाव में तो कमी लानी थी और नवम भाव के प्रभाव में भी कमी आ जाएगी। ये है इसका मतलब। अब पार्श्वगामिनी दृष्टि क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा पार्श्वगामिनी दृष्टि का फल। आखिर ये पार्श्वगामिनी दृष्टि है क्या, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि पार्श्वगामिनी दृष्टि के अनुसार शुभ ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि जिस भाव पर डालते हैं, उस भाव से पीछे वाले भाव, माफ करिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ पीछे वाले भाव से तात्पर्य है। तो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, 7वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, शुभ ग्रह की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, उस भाव से पीछे वाले भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं शुभ ग्रह। जैसे शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, गुरु, शुक्र, पापक ग्रहों से रहित बुध, भले ही वह शुभ ग्रहों के साथ हो तो वह भी शुभ ग्रह की श्रेणी में आएगा। बुध और अकेला हो तो भी शुभ ग्रह की श्रेणी में आएगा। और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ये भी शुभ ग्रह की श्रेणी में है। गुरु, शुक्र, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और ये सभी शुभ ग्रह हैं। से मंगल, राहु, शनि, केतु ये पाप ग्रह हैं। तो नियम कहता है, पार्श्वगामिनी दृष्टि का नियम कहता है, यदि शुभ ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि जिस भाव पर डालते हैं, उस भाव से पीछे वाले भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर शुक्र को ले लीजिए और गुरु को ले लीजिए। शुक्र को लेते हैं पहले, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, शुक्र यहाँ पर बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 12वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अब नियम कहता है कि उसके पीछे वाले भाव में वृद्धि करेंगे। भाव तो शुभ ग्रह है तो वृद्धि करेंगे। पीछे वाला भाव लाभ का है, ये लाभ देगा। और आगे वाला भाव 12वां भाव उपभोग का है, व्यय का है, लाभ होगा उसी में से ये व्यय करेगा। व्यय कौन करेगा, आप करेंगे, यानी लग्न करेगा तो फायदा किसको होगा, आपको होगा। तो ये वृद्धि हो गई, लाभ हुआ पहले तो उसमें से व्यय किया और उसका आनंद उठाया। क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास का कारक ग्रह है। इस प्रकार से आपको शुभ परिणाम देगा पार्श्वगामिनी दृष्टि के अनुसार। ऐसे ही यदि गुरु को लें, गुरु भी शुभ ग्रह है। गुरु मान लीजिए यहाँ 8म भाव में है, यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है दूसरे भाव पर पड़ेगी। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि गुरु के धन भाव पर पड़ेगी अगर ये 8म भाव में है तो। अब
इस भाव के प्रभाव में तो वृद्धि करेगा ही, अपने पीछे वाले भाव में भी वृद्धि करेगा। अब बताइए कि धन के पहले तो लाभ हुआ, लाभ में से खर्च किया, वो करने वाले हैं आप। और यहाँ पर धन का लाभ हुआ, सब तो सातवीं दृष्टि पड़ी। इससे पहले वाला घर कौन सा है? इससे पहले और आगे वाला घर कौन सा है? पहले वाला घर देखें तो स्वयं आप हुए, लग्न हुए, तो उस धन का लाभ आप ले रहे हैं, तो ये सकारात्मक परिणाम हुआ। और आगे 6-8 का कॉम्बिनेशन, 6-8 का संबंध, ऐसे इससे 8वां कौन सा हुआ? यहाँ से 8वां हुआ ये। अब आगे वाले पीछे वाले भाव की देख ले, आगे वाले भाव की भी देखें तो इससे आगे वाला भाव कौन सा है? तृतीय भाव, पराक्रम होगा। अब पराक्रम होगा, साहस होगा, तभी आप जो है खर्च कर पाएंगे, आपके धन में वृद्धि होगी तभी। इस प्रकार से शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ये होता है पार्श्वगामिनी दृष्टि का मतलब। यानी शुभ ग्रह यदि शुभ ग्रह जो है अपने सातवीं दृष्टि जिस भाव पर डालते हैं, उस भाव से आगे और पीछे वाले भाव में वृद्धि करते हैं। और अशुभ ग्रहों या पाप ग्रहों पर भी यह बात लागू होती है। पाप ग्रहों के लिए क्या होता है? पाप ग्रह जिस भाव में दृष्टि डालते हैं, उस भाव या अशुभ ग्रह जिस भाव में सातवीं दृष्टि डालते हैं, उस भाव से आगे और पीछे के भाव में जो शुभ परिणाम मिलने चाहिए, उस शुभ परिणाम में कमी आती है। जैसे अशुभ ग्रह को लें, जैसे मान लीजिए शनि को लें, मान लीजिए आपका शनि भाग्य हुआ, शनि यहाँ बैठा है। जैसे शनि मान लें यहाँ पे गुरु की जगह शनि यहाँ बैठा होगा, तो यहाँ से कौन सी दृष्टि डालेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। शनि जैसे मान लो यहाँ बैठा है, तो शनि की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी। दसम भाव में अगर बैठा है, तो इसके पहले वाला भाव कौन सा हुआ? तीसरा। यानी पराक्रम में वृद्धि होगी अशुभ ग्रह के कारण, तो यह नकारात्मक परिणाम होगा। झगड़े हो सकते हैं परिवार में। और आगे वाले भाव का देखें तो इसका भी अशुभ परिणाम मिलेगा, क्योंकि पाप ग्रह की दृष्टि है। तो यानी यह घर का है, भूमि वाहन का सुख का भाव है, और यह संतान का भाव है। तो ऐसे में घर परिवार में संतान संबंधी समस्या हो सकती है, पारिवारिक कलह हो सकते हैं। ये अशुभ गुणों के परिणाम होते हैं, पाप गुणों के परिणाम। तो सीधी भाषा में कहूँ तो पार्श्वगामिनी दृष्टि के अनुसार शुभ ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि जिस भाव पर डालते हैं, उस भाव से आगे और पीछे के भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं और शुभ परिणामों में वृद्धि करते हैं। और अशुभ ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि जिस भाव पर डालते हैं, उस भाव से आगे और पीछे के भाव के शुभ प्रभाव में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप वह ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। नकारात्मक मतलब नेगेटिव परिणाम देने लगते हैं। ये होता है पार्श्वगामिनी दृष्टि का मतलब। आज हमने जाना कि जीवन में 2 बार भाग्योदय कब होता है और पार्श्वगामिनी दृष्टि का क्या मतलब है। आशा करता हूँ
आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ एस्ट्रोलॉजर श्रीकांत शर्मा मेरा एक चैनल है, उसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 125 तक के वीडियो हैं। उन्हें देखने के लिए भी एस्ट्रोलॉजर श्रीकांत शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।